वहाँ के कामों में ऐसा झगड़ा होके आना ही नहीं हुआ। कुशल तो है ना भैया? बस आपका आशीर्वाद है भाभी। इतनी दुविधा में हूँ, इतने दिनों से आपको लागू तो बरहले तक नहीं आ पाया। बधाई। अरे हाँ, सुभाष भैया के आईसीएस बन जाने की, पर वो अब पुरानी हो गई। नहीं भाभी नहीं, हमारे लिए एक अंकुरों की बात नहीं है। आईसीएस बनना तो ऐसी खेल नहीं है। देश के हजारों युवकों का जन्म स्वप्न है, स्वजात। लेकिन भैया, जिसके मन में अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने की ललक सड़क रही हो, वो कैसे उसी सरकार का गुलाम बन सकता है? इसका अर्थ है क्या आपको उन्हें पुस्तक लिखी है? उनके लिखने की तो मत पूछो। उनके विचार उनके मत छूने वाले होते हैं कि बार-बार पढ़ने का मन करता है। भैया, आपको भी तो मिले होंगे ना उनके पत्र? एक तो कल ही मिला है भाभी। भाभी उसे तो लगता है वो भारी असमंजस में है। आईसीएस उनकी दुविधा बन गई है। क्यों नहीं बनेगी? सुभाष जन्मजात दार्शनिक है। गीता का कर्मयोग उनकी प्रेरणा है। विवेकानंद का आत्मविश्वास उनके चिंतन का आधार है। सच है, बात स्वयं कर ली होगी कि महापुरुषों के अध्यात्म में ही वे अपनी आत्मा का उद्धार, आत्मातिक मुक्ति का लक्ष्य खोजते हैं। अरे गांगुली महाशय, आज किधर सूर्योदय हुआ है? प्रणाम शरद दादा, आपके भी दर्शन हो गए। मेरा अच्छा भाग्य है। वासा की बात सुनी। आज की बात कहाँ नहीं होती बंधु, आज उसका अंतिम निर्णय भी मिल गया है। वो क्या? लिखा है चिंतन के सभी रास्ते बंद कर देश सेवा में कूद पड़ा। आशा है परिणाम शुभ होंगे। लेकिन आईसीएस की नौकरी? उससे क्या पत्र दे दिया है? मैं अभी अभी देशबंधु महोदय से मिलकर आ रहा हूँ। लो दादा, मैं जानता हूँ मैंने आप सबका दिल तोड़ा है, बुजुर्गों की अवज्ञा की, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी प्रार्थना है ये सब मेरे प्यारे देश की भलाई में समा जाए। पिताश्री का आशीष मिल गया। मातृश्री ने निर्देश किया है कि मैं आदरणीय गांधी जी के साथ देश सेवा और स्वातंत्र संग्राम में सहभाग ले सकता हूँ। पढ़ो भैया, आगे बढ़ो। सबों छोड़ने की होड़ लगी है। सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जेकर, सभी ने अपने वकालत की आकाश चुन की आमदनी और प्रतिष्ठा का सहज त्याग कर दिया। इस महान यज्ञ में मेरा त्याग तो बहुत छोटा है। और अंत में अपनी आराध्या मां की वंदना की स्वती अवश्य लिखिए। ये नाम का पत्र कैसे पूरा हो? लिखते हैं, हे भारत माता, आराध्य माता, विश्वास करो, आज भारत आप संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं रोक। हे मेरे प्यारे हिस्से, मेरा दृढ़ विश्वास है रास्ता की जंजीरों से खुशी की मुक्त हो। घर घर में मेहमानों की अग्र धारा प्रवाहित हो। वे तो चाहे मुझे म्यूजिक चल रहा है ना इसमें सृष्टि यार, भेजेगी, म्यूजिक विविधताएं झलकेगी। पूरी तो दो माइक आगे रखा है, बहुत पीछे है। सुभाष आ रहा है सुभाष। म्यूजिक चल रहा है ना, और माइक उठा के दो बड़े। आओ सुभाष। जी दादा, प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो? देशबंधु जी से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा देश के आजादी के लिए। यही तो चिंता का विषय है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुंबई में गांधी जी से तुम्हारी भेंट कैसी रही? तो आपको यही पता है कि मुंबई में मैं उनसे मिल चुका हूँ। दादा, मेरा जहाज 16 जुलाई को मुंबई पहुंचा और उसी दिन मणिभवन जाकर मैं भी बाकी लोगों के साथ महात्मा जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे मेरी बारी आई, मैं सीधा अंदर चला गया। क्या देखा वहाँ? एक दुबला पतला अधनंगा शरीर, कमर से घुटनों तक खादी की आदमी, ऊपर का बदन सुखाड़ा। पहले दर्शन में ही मैं तो अभिभूत हो गया, लेकिन मैं शर्मिंदा, क्योंकि मैंने विदेशी कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, आदरणीय, मैं क्षमा चाहता हूँ, सीधा इंग्लैंड से आपके पास आ रहा हूँ। अब गांधी जी ने क्या कहा? एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, निसंकोच सहज होकर अपनी बात कहो प्रिय सुभाष। अब मेरा साहस नहीं पड़ा और मैंने कह दिया, आदरणीय, मैंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। तुमने इतना सब कुछ कह दिया, फिर तो जरूर नाराज हो गए होंगे। नहीं दादा, फिर कहने लगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस की नौकरी पाने वाले पहले भारतीय थे और तुम ये नौकरी छोड़ने वाले पहले भारतीय हो। फिर बोले, अच्छा बताओ मुझसे क्या चाहते हो? तो मैंने कह दिया, आदरणीय, ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना, टैक्स नहीं देना, स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं की गोली जलाना, क्या ये सब देश को आजाद करवा पाएंगे?
दादा इस पर भी वे नाराज नहीं हुए, बल्कि कहने लगे नौजवान असहयोग से सत्ता तो पाई जा सकती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंसा से बड़ी ताकत अहिंसा में होती है, और फिर हिंसा तो सिर्फ हिंसा को ही जन्म देती है। और आजादी के बाद हमें देश के नवनिर्माण की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अति सुंदर। स्वाधीनता आंदोलन का पहला पाठ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। एक बात और था, अभी कुछ दिन पहले जब मैं जहाज पर था तो कवि गुरु रविंद्र से मेरी भेंट हो गई। उनका भी यही कहना था कि आंदोलन में तेजी आए बगैर आजादी का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। सुभाष, हम देख रहे हैं देश का वातावरण बहुत गर्म है, लोगों में भरपूर जोश भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी। आपने ठीक कहा दादा, जनता संपूर्ण स्वतंत्र भारत का सपना देख रही है, वो और देर तक इंतजार नहीं करेगी। तुम ठीक कहते हो, मुख्य बात एक ही है, हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी। और कांग्रेस, क्या मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी चाहिए? हाँ, तुम्हें कांग्रेस का सदस्य भी बनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ही पूरे देश में चेतना जगाने का एकमात्र मंच है। दादा, आपके विचार सचमुच सटीक और व्यवहारिक। लेकिन सुभाष, एक बात और। आदेश करें दादा। मैं सोचता हूँ महात्मा जी की छवि को कम आंकना भी हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ब्रिटिश सत्ता सचमुच उनसे घबराती है। आपने ठीक कहा दादा, मैं भी उस महापुरुष की शक्ति को पहचानता हूँ, उनका नेतृत्व हमारे लिए सर्वोपरि है। अब मुझे आगे दीजिए दादा, प्रणाम। हाँ, जाओ तुम विश्राम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जेल में हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कारोबार होगा, वहाँ मुझे भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी केस में मैंने महामना देशबंधु चित्तरंजन दास से 6 महीनों तक देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की शिक्षा ली। भाइयों बहनों, ये कुछ दिनों के कारावास हमारे मनोबल को नहीं हिला सकेंगे। मैं जो सपना देख रहा हूँ वो स्वाधीन भारत का सपना है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे स्वाधीन गणतंत्र का निर्माण भी हमारे हाथों में हो और उसका नियंत्रण भी हम लोग भी करें। वीर सुभाष आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर सुभाष आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो मित्रों, अब हमें मैदान में पहुंचना है। वह विशाल जनसभा सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। जय माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सर, ये सिलसिला लोग अब जुलूस निकालेगा, सरकारी हुक्म चढ़ेगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। देख रहा हूँ और इन लोगों का जोश तो देखो, इतना भारी भीड़ को अगर हम ताकत से रोकेगा तो मामला बिगड़ सकता है। पर सर, ये लोग सभा करेगा, जुलूस निकालेगा,
समझने को क्या जवाब देगा? चुप नहीं जानता, छोड़ो। ये हिंदुस्तान का क्रांतिकारी है। मुझे जो महंगा पड़ सकता है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इनको भगा दो, चार्ज! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसको नहीं, इसको मारो! हमारे सरकार का जश्न वो है। वो बहुत बीमार है, उसमें कोई ताकत बाकी नहीं है। हमारे लिए तो नहीं अपना समझा है। गलतफहमी में मत पड़ो। सुभाष मामूली इंसान नहीं है, वो आजादी का दीवाना है। और लगता है हमारी सरकार की नाक में दम कर दिए थे। बहुत अच्छी बच है, वो भी बचेगा। चार्ज! ये झंडा छुपने के लिए नहीं है। मारो और मारो, प्राण ले लो इसके। मारते रहो और सिपाहियों, सरकार तुमको मालामाल कर देगा। मारो, बहुत कुछ होता है। मारो! मारो तुम सब लोग! अपनी माँ बहनों का खून बहाकर जश्न मना रहे हो तुम सब लोग दुष्टों! वाह रे कायरों, वाह! इस बिलों की सरकार के बहकावे में अपने ही देश के निहत्थे बहनों भाइयों पर तुम सब लोग डंडे पर जाकर अपनी वीरता का डंका पिटाए हो! धिक्कार है तुम सब लोग! मत भूलो, अब तुम्हारी दुर्दशा का दिन भी दूर नहीं है। दुनिया वाले तुम सबके मुंह पर थूकेंगे। ओह, लगता है सुभाष जी फिर से घायल हो गए। हे मिस्टर, तुमको गिरफ्तार किया जाता है। तुमने देश का कानून तोड़ा है। ले चलो इसको। लो, फिर वही हो रहा है जो ये निर्दयी सरकार हमेशा से करती आ रही है। अन्याय और अत्याचार भी कुछ करती है और निर्दोष लोगों को सजा भी वही देती है। लगता है सुभाष जी को फिर लगी कैद रहेगी। ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी पर उतरकर आतंक फैला रही थी। देश के लाडले सपूत सुभाष ने मातृभूमि की मुक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की ठान ली थी, बिना ये चिंता किए कि अंग्रेज सरकार के कुचक्रों का जंजाल कितना कांटों भरा होगा। वो वीर अभिमन्यु की भांति निडर होकर आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। विरोध कैसा भी हो, भ्रम और आरोपों की भाषा कैसी भी हो, गंभीर, शांति और सहजता में लिपटे सुभाष के उत्तर सदा संतुलित होते। जुलाई 1927 में उन्होंने घोषणा की थी, वंदे मातरम गान से हमारा स्वाधीनता अभियान प्रारंभ हुआ था। इसी कारण आज हम मां को इसी रूप में पुकार रहे हैं। दिसंबर 1928 के राजभाषा सम्मेलन में बोले, बंगाल को हिंदी विरोधी बताना भ्रामक है। हिंदी के लिए बंगालियों ने जितना काम किया है उतना हिंदी भाषियों ने भी शायद नहीं किया होगा। इसी प्रकार दिसंबर 1929 कांग्रेस अधिवेशन में आंशिक स्वराज के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी दर्जे से संतुष्ट नहीं होगी। अगस्त 1930 में सुभाष कलकत्ता महानगर के मेयर चुने गए। इससे पहले 26 जनवरी को उन्होंने स्वाधीनता दिवस के जुलूस का नेतृत्व भी किया। पुलिस की अंधाधुंध लाठियों से शरीर लहूलुहान हो गया, हाथ की 2 उंगलियां टूट गई, जेल में डाल दिए गए, वहां क्षय रोग से घिर गए, पर जेल में भी संघर्ष जारी रहा। जेल से छूटे तो शरीर भले ही कमजोर हो गया, आंखों के नीचे काली छाया पड़ गई, लेकिन अब की बार लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी वेश में ही देखा। आनंद सागर में आज ज्वार आया। सब जन पतवार थाम कर बैठे।
खेते चलो अनथक बोझ कितना भी हो दुख भरी नाव पार लहरों पर तैर कर जाएंगे प्राण जाए तो जाने आनंद सागर में हाथ बढ़ाना है। गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है तो चुपचाप उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध। दुनिया युद्ध की त्रासदी झेल रही है, विश्व के बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। काश इस अवसर का लाभ उठाकर देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा जाता, ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता। ये कैसा उपहास है, महात्मा जी समझना क्यों नहीं चाहते? ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी है, उसे हम कितना भी सहयोग क्यों ना करें, वो सीधे सीधे सत्ता नहीं सौंपेगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तोमार राष्ट्रीय स्वार्थ रंग से दुर्भाग्य दूर था की देखा जे तो उनके संपूर्ण विश्वास करके दुविधा वो करी थी। हमार शेष इच्छा केवल कौन? हरिंद्र राय? हाँ सुभाष, मेरे साथ दादा अहमद घोष भी है। सुसरा मैं उन्हें कवि गुरु रविंद्रनाथ के उस पत्र की पंक्तियां सुना रहा था जो उन्होंने आपको लिखी थी। बंगाली कवि आसी बांग्लादेश से रहा तो उनके देश नायकर पदे हुए नहीं करी पदे वर्णी करी। गुरुदेव ने तुम्हें बिल्कुल ठीक उपाधि दी है सुभाष। राष्ट्र नायक, देश नायक, जनता के प्रिय नेता। गुरुदेव का चिंतन सदा राष्ट्र हित से प्रेरित रहा है। कविगुरु महान, उनके हृदय में भारत माता के लिए असीम प्रेम, और मैं क्यों, भारत माता के हर सपूत के लिए उनका दिल धड़कता है। हाँ दादा, सोदपुर कांग्रेस में उन्होंने लिखा था, कांग्रेस में आधुनिक विचार दो ही व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों के हाथों में राष्ट्रीय आधुनिक बागडोर सौंप देने में देश की भलाई है। यही तो समस्या है। दोनों की दिशा एक है, पथ भी एक है, लेकिन विचार अलग है। और मतभेद तो इतने बढ़ गए हैं कि मतभेद होना बुरा नहीं है दादा, और फिर एक दूसरे को मिटाकर हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांधी जी तुम्हारे कामों को अराजकता बताते हैं। यहाँ तक कि हरिजन में लिखते हैं कि देश का सर्वनाश निकट है। और क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस आपको किसी न किसी बहाने जेल के अंदर ही बंद देखना चाहती है? अपने विचारों का स्तर इतना नीचे मत गिरा। कांग्रेस को भले ही सुभाष की जरूरत ना हो, लेकिन देश की अखंडता को, आजादी के सपने को, सांप्रदायिक सद्भाव को और ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल को गांधी जी की बहुत जरूरत है। एक बार सुभाष नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधी जी नहीं रहे तो आजादी पाकर भी भारत की जनता आजादी के सुख से वंचित रह जाएगी। आप सचमुच महान है सुभाष, लेकिन यहाँ आने के कुछ दिन पहले तो आप उनसे मिलकर आए थे, तो क्या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजी सरकार पर आक्रमण से अगर हमें सफलता मिलती है तो हमें बधाई देने वाले वो पहले भारतीय होंगे। तो क्या आक्रमण ठंडे बस्ते में? यहाँ पड़े आक्रमण संभव भी तो नहीं है दादा। जेल से तो आपको जल्दी छुटकारा मिलाते हैं, क्योंकि आप केंद्र विधानमंडल के सदस्य चुन ले गए हैं और मंडल के अधिवेशन में भाग लेने को आपको मुक्त करना ही पड़ेगा। मिस्टर सुभाष, किसको मुक्त कराना मानता है? मुक्त तो मेरे देश को अंग्रेजों के चंगुल से होना है जनरल साहब। फिलहाल तो मैं अपनी मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मुक्ति कैसे पॉसिबल है मिस्टर बॉस? क्यों? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को अटेंड करने के लिए क्या आपकी सरकार मुझे जारी करेगी? तुम्हारा एप्लीकेशन ऊपर गया था, बट मिस्टर बॉस, ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल डालना इतना आसान नहीं है। हमारी सरकार तुम्हारा चालाकी अच्छी तरह समझता है। यानी कि विधानमंडल के अधिवेशन के लिए भी मुझे नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं मिस्टर। तुम? जी हेमेंद्र घोष हूँ, आप ही की जेल का एक बंदी। जो भी हो, कान खोलकर सुन लो। मिस्टर सुभाष बहुत ही खतरनाक आदमी है, सरकार इसको कभी नहीं छोड़ेगा। लो, पढ़ लो। सरकार ने सुभाष की प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। मिस्टर बॉस, आपके लिए एक खुशखबरी और है। अब मुझे कुछ और नहीं सुना है मिस्टर जेलर, आप जा सकते हैं। लेकिन सुनना पड़ेगा, सरकारी हुक्म है। हम तुमको जरूर सुनाएगा। मैंने कहा ना। नाराज किया होता है ग्रेट मैन। हमारी सरकार ने तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के इशू बना दिया है और साथ में दफा 36 भी जोड़ दिया है, ताकि किसी न किसी बहाने तुमको जेल में ही बंद रखा जा सके। जब तक सरकार चाहे बरस बरस, अब तक सटो
देखा मेरी सरकार कितना दयालु है। तुम लोग इधर कैसे आ गया? इधर मीटिंग नहीं चलेगा। जाओ अपना बैरक में लौट जाओ। ड्यूटी करो। अरे साहब हम तो क्या सुबह घूमते उधर आ गए थे और सुबह तक साहब सिंह देखकर मशहूर हो गए। जी वो हम लोग जा ही रहे थे कि आप आ गए। हम बहुत सख्त आदमी हैं। डिसिप्लिन तुमने को बर्दाश्त नहीं करेगा। होल्ड अप। यस सर। जरा चौकस। ये क्रांतिकारी बड़ा चैनी मुद्दा है। इनको इकट्ठा मत होने दो। यस सर। दादा अब क्या होगा? सरकार तो नीलज और दूर हो गई है। चिंता मत करो मनी, सुभाष पर हमें पूरा विश्वास है। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा। कोई ना कोई उपाय तो होता ही होगा दादा। यहाँ सड़ कर मरने से तो अच्छा है कि कोई बड़ा था। सुभाष बड़ा काम? क्यों ना गांधी जी का टोटका आजमाए, जैसे कैंसर सत्याग्रह। सुभाष एक बार पहले भी तुम अनशन का असर देख चुके हो। हाँ दादा, शायद यहीं से कोई रास्ता दिखाई दे। अवश्य मिलेगा, वरना यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और वैसे भी सत्याग्रह समाप्त होने तक सरकार तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक बात और, अंग्रेज सरकार सत्याग्रह अनशन से वैसे भी घबराती है। देश और विदेश में पहले ही खूब बदनाम है ब्रिटिश सरकार, इसलिए तुम निर्णय भी लेती है। दादा मनीन्द्र काफी समझदार हो गया है। तू क्या सोचता है? आखिर चेला किसका है? चलो मनिंद्र, वरना वो फिरंगी गुलाम फिर से आ जाएगा। आ क्या हुआ था? सुर सलाम। सुर सलाम। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पिछली यूरोप यात्रा में विदेशी और प्रवासी भारतीय मित्रों से जो शक्ति और सहयोग मिला वो कब काम आएगा? द इंडियन स्ट्रगल किताब ने पश्चिम की दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। संडे टाइम्स, डेली हेराल्ड जैसे अखबारों ने भी मेरे विचारों को सहज रूप से सराहा था। इसका अर्थ है सत्य मेरे साथ है, मेरा मार्ग सही है। स्वामी जी, आपने सच ही कहा था। दुखों के सागर से ही पुरुषार्थ जन्म लेता है। सारे संघर्षों को झेल कर ही जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो फिर मुझे डर कैसे? मन में निराशा क्यों? उठो सुभाष, आगे बढ़ो। लक्ष्य सामने है, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। आइए डॉक्टर पंचाला, स्वागत है आपका। अरे वाह, बिना देखे ही जान लिया कि हम आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर। दरवाजे पर जो ही दस्तक होती है हमारा ध्यान भंग हो ही जाता है। तब तो मैं आपकी उपासना भंग करने का दोषी हुआ, मुझे बात करेगा। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। चिंतन मनन ही क्या, यहाँ तो रात की नींद हराम कर देने वाले निशाचर और से होता है। आइए डॉक्टर, कीजिए जांच और बताइए आपकी सरकार को कि अब मैं और कितने दिनों का मेहमान हूँ। ऐसा ना कैसे बात करूं? अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या डॉक्टर? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आपका शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसको पूरा आराम चाहिए और मिलना जुलना ही बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन समाप्ति, यही ना? लेकिन डॉक्टर, मेरा चिंतन मनन जिसे आप टेंशन कहते हैं वही तो मेरे मन की शक्ति है, और मिलना जुलना एकमात्र वही तो मेरे जीने का सहारा है। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। पिछले 10 सालों से आपका शरीर अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों और घातक बीमारी को सहन करता हुआ आज बिना कुंभा का रक्षा बनकर रह गया। आपको पीला पड़ा है, आखिर क्या सोच रखा है आपने? सिर्फ एक ही सोच, किसी भी तरह जेल से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे देश की मुक्ति के लिए। वो असंभव है। आपके स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट मैंने सरकार को भेजी थी, उसे देखकर तो बड़े से बड़े अपराधी को भी देर से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। लेकिन आपकी सरकार सोचती है कि अगर मुझे जेल से रिहा किया गया तो उसका तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी, यही ना? देश के कोने कोने में आप कितने लोकप्रिय हैं, सरकार ये अच्छी तरह जानती है। वो कोई गलती नहीं करेगी। और अगर मैं जेल में ही मर गया तो? ये तो अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहेगी। आपका जिंदा रहना और जेल में बंद रहना
दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी है। वो कोई गलती नहीं करेगी। तब तो मुझे जेल में ही प्राण त्यागने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिलने के साथ मेरे देश को नई ऊर्जा मिल सके। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आप क्या सोचने लगे मिस्टर सुभाष? अब यही फैसला है डॉक्टर, या तो मुझे जेल से बाहर निकालो, नहीं तो मैं जीवित रहने से इनकार करता हूँ। सत्याग्रह? अनशन? कहीं ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते हैं आप? बस वही समझ लीजिए। मैंने आपकी सरकार को पत्र लिख दिया है। 29 नवंबर से अनशन शुरू कर रहा हूँ, और अगर जेल से मुक्ति नहीं मिली तो ये अनशन मेरे मरने तक चलेगा। लेकिन ये तो आत्मघाती रास्ता है। आत्मघाती रास्ता नहीं डॉक्टर, एक जागृत आत्मा की आवाज। आज मुझे मरना ही चाहिए ताकि मेरे महान देश जीवित रह सके, स्वतंत्र बन सके। लेकिन बलपूर्वक का अनशन करवाया गया तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मैंने आपकी सरकार को आगाह कर दिया है, वो मेरे अनशन में बाधा ना डाले और मुझे शांति से प्राण त्याग दें। मैं समझता हूँ आपका शरीर इस कठोर अनशन का बहुत ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि मेरे देश की मुक्ति का दिन और पास आ जाए। सुभाष बाबू, आप मौत को गले लगाना चाहते हैं, मैं खुद आपका जैसे अभिनंदन करता हूँ, लेकिन आपको एक कैसे समझाऊं कि अंग्रेजी सरकार निर्दयी, जड़, जिद्दी और हिंसा बहुत ही है। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, वो जोर का हिसाब की तरह आपको डसना नहीं भूलेगी। और तो बोला था सुभाष 1-2 दिन का मेहमान है। वो एकदम सही था जेलर साहब। अब उसके शरीर में प्राण के लिए कुछ भी तो नहीं है। कमाल है, वो दिन भर में थोड़ा सा नमक का पानी लेता है, फिर भी उसे कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। कहीं रात को तो नहीं खाता है ये चुपके चुपके? वो कैसे संभव है श्रीमान? कौन खिलाएगा उसे रात को? शायद आप नहीं जानते जेलर साहब, मन और आत्मा की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। उसके आगे शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी नहीं होता। वो कैसे होता है, थोड़ा मैं भी तो समझाओ। आप सुभाष को देख रहे हैं ना, 2-3 दिन के उपवास में उसका चेहरा कैसे दमकने लगा है और शरीर में फुर्ती आ गई है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने उसके बीमार शरीर में नई ताकत भर दी हो। वो हमने देखा, उधर देखो, सुभाष उधर ही आ रहा है। ओ, कैसी मस्त चाल है, साक्षात स्वामी विवेकानंद जैसी। क्या बोला? मैं देख रहा हूँ सर, सुभाष ने अपने शरीर पर पंचों से मुंह मोड़ लिया है। शायद उसने आजादी की लड़ाई से भी मुंह मोड़ लिया है। अब उसको केवल अपने आत्मा के उद्धार की चिंता है। अरे सचमुच वो तो महात्मा बन गया है। देखो तो कितना सोबर लग रहा है। हमको मालूम है रात दिन पूजा पाठ में लगा रहता है ये। हमने अपनी सरकार को भी ये रिपोर्ट भेज दिया है। लेकिन ये अनशन, यही तो परेशानी है। सरकार सुभाष का पास जल्दी तोड़ना मांगता है। ओह मिस्टर बोस, अब कैसा है तुम? हम बहुत खुश हुआ, तुम महात्मा बन गया। अब तुमको ये उपवास का झमेला खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी बहुत ही प्रेशियस है मिस्टर सुभाष। वो मैं जानता हूँ मिस्टर जिलर। फिलहाल तो आप ये बताएं कि मेरे दूसरे पत्र का आपकी सरकार ने क्या जवाब भेजा? जवाब तो नहीं भेजा, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट सरकार से साइन मांगता है, इसलिए इसको तोड़ दो। और अब तो तुम वैसे भी बहुत बड़ा महात्मा बन गया है। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर जेलर, लेकिन वो संभव नहीं हो सके। और सुनिए, नमक का पानी जो मैं लेता था वो भी कल से छोड़ रहा हूँ। इससे शायद आपकी सरकार को थोड़ी संतुष्टि आ सके। आपने देखा श्रीमान, सुभाष को अपने जीवन की रत्ती बड़ी चिंता नहीं है। शहीद होने की ठान है मन में शायद। तुम सच बोलता है। इधर देखो, सुभाष ने सरकार को जो लेटर भेजा है, इसमें क्या लिखा है? इनमें से एक लेटर तो सुभाष का राजनीतिक वसीयतनामा है। ये क्या होता है? सुभाष का पॉलिटिकल व्यूज। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पढ़कर सुनो। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस संसार की हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन विचार और आदर्श कभी नष्ट नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वही विचार हजारों लोगों में अवतार ले लेता है। तो फिर इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि कोई अपने ही सिद्धांत के खातिर जीता है और मर जाता है। ये तो कोई डेथ का फिलोसफी मालूम होता है, बट है बहुत ग्रेट। और भी तो लेटर हैं, वो भी पढ़ो। अमार मते आदि मूल्यवान किछु ताकत थे, अमार मृत्यु थे अमार देश की मानवता। सतीका सही में ना? हम तो कुछ नहीं समझा। लिखा है, अगर मेरे अंदर कुछ मूल्यवान है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे देश और मानवता को कोई हानि नहीं होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो उससे लोगों को नैतिक बल मिलेगा।
क्योंकि किसी का जीवन लेने की अपेक्षा खुद की इच्छा से आज बलिदान करना सबसे बड़ा आत्मत्याग है। ये कैसा मुसीबत है? चलो डॉक्टर, सरकार को अब जल्दी से रिपोर्ट भेजना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट क्या लिखेंगे आप उसमें? यही कि सुभाष अब बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है, इससे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं, और यदि सुभाष को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो वो जेल में मर सकता है। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने सर। चलिए जल्दी कीजिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। कौन दीदी? आप? हाँ मैं। क्या मेरा तुम्हारे पक्ष में आना मना है? अंग्रेजी सरकार ने तो तुम्हें घर में ही नजरबंद किया है, लेकिन तुमने तो अपने आप को दुनिया से ही दूर कर लिया है। अपने इस लाडले देवर से यूं नाराज ना हो भाभी माँ, यहाँ बैठिए। जेल से छुटकर आई इतने दिन हो, तुमने तो याद तक नहीं किया। तुम्हारे बारे में खबर भी अब हमें अखबारों से मिलती है। तुम्हारे पास डॉक्टर आ सकते हैं, खुफिया पुलिस आ सकती है, लेकिन घर के लोग नहीं आ सकते। ये कैसी नजरबंदी है? मेरी भूल हुई बहू दीदी, मुझे क्षमा कर दो। देख रही हूँ, तुम्हारी बोलचाल भी अब सन्यासी जैसी हो गई है। संसार से वो क्या बोला, अपनों को ही भूल गए। सगे संबंधियों का मुंह बहुत बड़ा बंधन होता है भाभी माँ, इसलिए मैंने सभी को कक्ष के बाहर ही रोक दिया है। किसी से भी मिलने का अर्थ होता है अनुष्ठान में बाधा। आप बैठिएगा नहीं? चिढ़ाओ मत। मैं इस बारे में तुम्हारे दादा से भी बात कर चुकी हूँ और उन्होंने भी माना है। सुभाष देश को इस हालत में छोड़कर पलायन कर ही नहीं सकता। आत्मलीन होना तो बहुत दूर की बात है। क्या संन्यास पलायन होता है बहू दीदी? और नहीं तो पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा है। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया है। स्वाधीनता आंदोलन सोया पड़ा है और तुम संन्यास की बातें करते हो। ये कायरतापूर्ण पलायन नहीं तो और क्या है? मेरा मन इन बातों को जानकर भी नहीं जानना चाहता भाभी माँ। मेरा मन तो केवल माँ की आराधना में ही लगा है। कौन सी माँ? काली माँ, भारत माँ या अन्य और कोई माँ? भारत माँ ही तो काली माँ है बहू दीदी। उनके बगैर हमारे होने का अर्थ ही क्या है? तो क्या तुम ये नहीं जानते? सारे देश की आंखें केवल तुम पर लगी हैं। तुम्हारे अनुष्ठान की लंबी अवधि देश की युवा शक्ति के मन में घोर निराशा के बीज बो रही है। बस भाभी माँ बस, भरोसा रखिए। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सुभाष कभी भी पलायनवादी नहीं बन सकता। हमें अपनी मोह ममता को वश में रखना ही होगा। आप देख रही हैं, घर के भीतर तक हजार हजार आंखें दिन रात ताकाझाकी कर रही हैं। अब आप जा सकते हैं, मेरी पूजा का समय हो गया। माँ काली तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। मैं आ गई। हम जानते हैं। आज के डाक दीजिए, मैं पढ़ना शुरू करूं। नहीं ला, अब कोई डाक नहीं। ना कुछ लिखेंगे और ना ही कुछ सुनेंगे और ना ही किसी से मिलेंगे। लेकिन काकू, अब तो सब लेकिन काकू, ये तो कोई नई बात नहीं है। समाचार
बात कह रहे हैं कि सुभाष आत्म साधना में लीन है और वो काली माँ के परम भक्त बन गए हैं, किसी से मिलते तक नहीं। फिलहाल ये सब तो हमारी खबरें हैं, देखती नहीं? कक्ष के बाहर 50 गुप्तचर दिन रात ताका-ताकी कर रहे, चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती है। ऐसा नहीं है काकू, अब तो सबको विश्वास हो ही गया है कि आप पूरी तरह साधना में लीन हैं। पुलिस भी ज्यादा टोका-टाकी नहीं करती। कल ही डीएसपी धर कह रहे थे ब्रिटिश सरकार संतुष्ट है कि सुभाष इनके रास्ते से हट गया है। ये सब माँ की कृपा है, वही हमें राह दिखाएंगी। लेकिन काकू, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। क्या आप बाहर जाके अंग्रेजी सरकार को झुकाने में समर्थ हो पाएंगे? बिला शायद तुम ठीक कहती हो। आगे का रास्ता कांटों से भरा है, एक आग का दरिया है, धधकता अग्निपथ है। मैं खुद नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, लेकिन आने वाले संकट से घबरा कर चुप भी तो नहीं बैठा जा सकता। बिला, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण गीता में यही तो कहा है। लेकिन काकू, मेरे मन में रह रहे के एक भय उत्पन्न हो रहा है। कैसा भय? फिरंगी सरकार का जाल सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं वो आपकी योजना को। बिला, भय भी मृत्यु ही है। मनुष्य को किसी से भी नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन होता ही है। तो फिर क्यों ना वो अपने इरादों की जिंदगी जिए। आई माँ। प्रणाम काकू। जीते रहो सुशील, क्या खबर? काकू, हमारे पड़ोस वाली रूबिया खाला आपके दर्शन को आना चाहती है। रूबिया खाला? हाँ हाँ, वही बूढ़ी खाला जो आपको बचपन में खिलाती थी। अरे तो बुलाओ उन्हें। जी काकू। अंदर आ जाइए खाला जी। मुलाकात करवा ही थी, आप क्यों हमारी? आप काफी थकी लग रही हैं, यहाँ बैठिए, आइए। बहुत थक गए हैं मियाँ, आखिर सीधे पेशावर से चल कर आ रहे हैं। पर आप भी बहुत कमाल के इंसान हैं। अरे इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। अपने मुल्क की खातिर मर मिटने का इरादा पाल बैठे हैं। पेशावर से आ रही हैं आप, लेकिन शिशिर तो कह रहा था आप हमारे पड़ोस में रहती हैं। ठीक ही तो है काकू, इनसे ज्यादा नजदीक और कौन है हमारे। आखिर जरूरत पड़े तो इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली शख्सियत है। देश की आजादी इनका तीनों ईमान है। देखिए कितने खुफिया तरीके से आपसे मिलने पहुंचे हैं। बहुत खुशी हुई है सब जानकर, बस आप हुक्म करें। क्या हुक्म मेरे आका, हम तो आपको यहाँ से निकाल कर अपने वतन की ओर ले जाने के लिए यहाँ हुई है, बस तैयार रहिए। आप तो क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझा नहीं। लो, खा गए ना धोखा, अब भी नहीं पहचाना हमें। लेकिन आप मेरे आला हुजूर बंदे को अकबर शाह पठान कहते हैं। पेशावर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, हमारे निकट सहयोगी मियां अकबर शाह पठान नौशेरा वाले। सुरसलाम सुभाष भाईजान। सुरसलाम। ओह भाईजान, आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन शिशिर तो कह रहा था आपकी लंबी दाढ़ी मूछें हैं और अंग्रेज गुप्तचरों से बचकर यहाँ पहुंचना आपके लिए संभव ही नहीं है। अरे वो तो हमने जब देखा कितना सख्त पहरा है तो एक बार के लिए हम भी चकरा गए थे, लेकिन ये शिशिर बंदे के आला दिमाग ने आखिर तरकीब निकाली ली। काकू, जो ही मैंने अकबर चाचा से कहा कि दाढ़ी मुझे परेशानी पैदा कर सकती है, तो एक पल भी नहीं सोचा और कहने लगे इस देश की खातिर हम तो सर कटाने को तैयार हैं, फिर दाढ़ी मुझे क्या चीज है। और जरा सफाचट करवा लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? वतन की खातिर कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती भाईजान। हिंदुस्तान क्या मेरा वतन नहीं? वाह पठान साहब वाह, आप जैसे सपूतों को पाकर भारत का धन्य हुई। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है आज एक और सगा भाई मिल गया मुझे। हम 1 और 11 हो गए। 1 और 11 नहीं भाईजान, 111 के लिए 111। क्योंकि बंदा बगतराम पियान पहुंचा है। हाँ शिशिर बता रहा था। आला हुजूर आपको चंगा देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। आपकी बीमारी की बात सुन कर हम तो हिम्मत ही हार बैठे थे। सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की आजादी अब सपने रह जाएगी। सारे मंसूबों और पानी पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का। ये सब उस परवरदिगार का ही चमत्कार है भाईजान, वरना इस सरकार ने तो मुझे अधमरा करने के बाद ही जेल से रिहा किया, वो भी घर में नजरबंद रहने के। खुदा ने एक दिन इंसानों की जरूर मदद करता है, हम उसके एहसानमंद हैं, वही आगे भी हमारी जरूर मदद करेगा। काकू, काका भगतराम कह रहे थे आपके मुकदमे की तारीख से पहले सीमा पार कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी संकट पैदा हो सकता है। यानी 27 जनवरी से पहले? शिशिर भाई ठीक बोलते हैं। और काकू, सीआईडी को वो फाइल भी मैंने अच्छे तरीके से देखकर वापस लौटा दी है। आपके बारे में जो जो सूचना इसमें मिली वो याद कर ली है, उसी के अनुसार एक अनूठी योजना तैयार की है। कैसी योजना है? यहाँ से किसी एक रात को हम पास से निकलेंगे,
आप पेशावर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, चाचा अकबर और भगत राम आपको पेशावर स्टेशन पर लेंगे। कोई आपको काबुल के रास्ते मॉस्को पहुंचाएंगे, जहां से आप जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे। और यहाँ से बाहर निकलने की योजना? वो भी तैयार है। काकू, आपकी दाढ़ी मुझे तो बढ़ी चुके हैं, अब बस 2-4 दिनों में ही पठानी रहन सहन, पश्तो जवान का लहजा थोड़े अंदाज से और सीख लीजिए। थोड़ी पश्तो बोलने और समझने का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। और ये सब कौन सिखाएगा मुझे? इला सिखाएगी और कौन, हमने उसको सबको समझा दिया है। आपको बीमा कंपनी का ट्रेवलिंग एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनना होगा। लेकिन पठानी और काबुली रहन सहन के बारे में इला क्या जानती है? वो सब जानती है। रविंद्र ठाकुर के काबुली वाला नाटक में अनेक बार पठान का रोल कर चुकी है। मैं खुद दंग रह गया जब उसने पठानी अंदाज में ओए लाले दी जान बोला, बस सुनकर आनंद आ गया। बड़ा मजा आया। हमने भी सुना वो सच में पठानी बंदे जैसा बोलती है। वो काबुल का रस्म रिवाज को खुद जानती है। कमाल, इला इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। यही नहीं भाईजान, पिटिया ने तो शेरबाजी पे जावा भी सुलह शुरू कर दिया है। तो खालाजान कल फिर आइएगा। आप जा रही हैं खाला भी? तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। इतनी देर अपने साथ पीछे इज्जत बख्शी, अल्लाह करे मुकरमा पर बरसे, आपके मन की मुराद पूरी हो, फिर मुलाकात होगी। खुदा खुदा। क्या सोच रहे हो सुभाष? दादा, आप प्रणाम। कब आए? यात्रा कैसी रही? बस पहुंचा ही हूँ। यात्रा अच्छी रही। फॉरवर्ड ब्लॉक में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं विरोधी लोगों के मन में गुस्सा। वो तो दिख ही रहा है दादा। बड़े नेताओं की ठंडी राजनीति के कारण लोगों के मन में निराशा है। लगभग 1 महीने तक मैंने कई राज्यों में घूमकर ये महसूस किया कि अब तो लोग खुलकर जाति, राज्य और समाज के नाम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे देश के अच्छे भविष्य की उम्मीद करना ही बेकार है। वही तो दादा, पहले मुझे 3 सालों के लिए पार्टी से निकाला, फिर आपको भी 1 साल के लिए निकाल दिया। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के बढ़ते कदमों का असर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नेता स्वाधीनता आंदोलन को भुलाकर किसी भी तरह सत्ता पा लेना चाहते हैं। यही तो समस्या है। इस कठिन समय में भी अगर लोग एक साथ काम नहीं कर सकते तो आजादी के बाद देश को क्या संभालेंगे? मुझे तो डर है बाद में खुशहाली के बजाय देश को कहीं बर्बादी का सामना न करना पड़ जाए। और दादा, महात्मा जी तो दूरदर्शी हैं, लोग तो उनकी बात भी मानते हैं। ये केवल वहम है। सब उनके चरणों को छूते हैं लेकिन करते सब अपने मन की ही है। खासकर हम लोगों से तो नाराजगी साफ दिखाई देती है। और दादा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो अभी भी महात्मा जी को अपना आदर्श मानता हूँ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनके बगैर आजादी का सपना अधूरा ही रहेगा। सुभाष, तुमसे सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। महात्मा जी का एक पत्र देखो दादा, प्रेसिडेंसी जेल से मुक्त होने के बाद मुझे मिला। ये सुभाष, तुम स्वस्थ रहो या अस्वस्थ, लेकिन तुम हो अपराजित। मैं तुम्हारी लोकप्रियता अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे तुम्हारे बीच कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है, जब तक हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अलग अलग दिशाओं में ही चलना होगा, ये जानते हुए भी कि हमारी मंजिल एक ही है। देखा दादा, कितना अद्भुत आकर्षण है महात्मा जी के शब्दों में। इसका अत्यंत तानाशाही रूप सिर्फ सैद्धांतिक है। भावनात्मक दृष्टि से वो हमारे क्रांति पथ के समर्थक नहीं होते हुए भी वो हमें एक शुभचिंतक की तरह मन से चाहते हैं। दादा, इसीलिए मैंने तय किया है कि देश की आजादी के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर काम करें, क्योंकि यहाँ कई लोग कदम कदम पर रुकावटें उत्पन्न करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है अंग्रेजों के दुश्मन देश भारत की मदद करने जरूर आ गया है। लेकिन ये सब होगा कैसे? पूरी योजना बन चुकी है बाबा, बस आप ही का इंतजार था। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उसकी आंखों में धूल झोंककर सीमा पार करने का संभव हो पाएगा? उसकी योजना भी बन चुकी है दादा। एक रात मुझे पठानी बीमा एजेंट के रूप में कार से रवाना होना है। धनबाद में डॉक्टर अशोक भैया के घर रात का विश्राम होगा, फिर दमोह स्टेशन पर काकू कार का मेल पकड़ेंगे। कार में खुद चलाऊंगा। काकू के रथ का सारथी बनकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़कर आऊंगा, जैसे गौतम बुद्ध को उनके रथ का सारथी वन में छोड़कर आए।
लेकिन क्या बोलो, रुको भी शिशिर। बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी इस देश की क्रांति के महासंग्राम में पूरे समय कृष्ण की तरह काकू के साथ हूँ। आप कहिए ना काकू से, वो मुझे अपने साथ में रखेंगे। प्रिय शिशिर, देश को आजाद कराने की जो तड़प तुम्हारे मन में है वो हमसे छिपी नहीं। मेरे प्रति भी तुम्हारी आस्था बहुत गहरी है, लेकिन तुम जानते हो या दादा को, भाभी माँ को और उससे भी ज्यादा छोटी बहन पीला को तुम्हारी जरूरत है। सुभाष की बात को गहराई से समझो शिशिर। अकेले सुभाष का ही सीमा पार करना मुश्किल लग रहा है। बाबा, काकू महान है। मेरा मन कहता है ये यात्रा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी साबित होगी। सच कहते हो तुम। तुमने क्या सोचा है सुभाष? दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हुआ। मैं जल्दी ही माँ की आराधना के लिए एकांतवास में जाऊंगा और फिर पूर्ण अज्ञातवास। खाना पीना मिलना जुलना दर्शन सब बंद। पर्दे के नीचे से भोजन की थाली अंदर जाएगी और खाली होकर लौट आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने अभियान में सफलता प्राप्त करो। दादा, आपका और भाभी माँ का आशीर्वाद तो मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। आज से बातचीत की जगह संकेत की भाषा ही हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगी। जी काकू। बोल कर दिया है तुमने, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए माँ। बस मेरे संकल्प को पूरा कर दो। मेरे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दो माँ। और मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी पुण्य कर्मों का फल भी आपको मिल जाए। अवश्य मिलेगा भाभी माँ। शिशिर आज रात 9 बजे कार लेकर आ रहा है। महेंद्र सिन्हा एजेंट के देश में उसी कार से उतरकर घर में आएगा। आपको आधी रात को उसी कार से घर से नहीं, उसी देश में निकलना। तथास्तु, ऐसा ही होगा भाभी माँ। মায়ের পায়ের জবা হয়ে হোক না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে হোক না ফুটে মন, তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ, গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয়। कौन है भाई, अंदर आ जाए। हम अंग्रेजी सरकार के इंटेलिजेंस ऑफिसर। हमने अभी एक जेंटलमैन को यहाँ अंदर जाते देखा। लखनवी इमाम जैसा लिबास, चश्मा पहने, दाढ़ी। कौन है? कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं। आए हैं लखनऊ से चाचा जियाउद्दीन बीमा इंस्पेक्टर। शायद तो बाबा के पास होंगे, मैं देखता हूँ। आज भी चाचा जी ने कुछ नहीं खाया। वो भी हो गई होगा। शाम को कुछ नहीं खाता। देखो, कोई कागज पत्री अवश्य होगी। हाँ है, लिखा है कल से माँ के चरणों में बहुत सावधानी से नहीं उतर रही है। अब इसी तरह चलेगा। ये रहे मिस्टर एमजे, बाबा के पुराने दोस्त हैं। बाबा से वर्षों बाद मिले हैं। खाना वाना खाकर जाएंगे। अरे सभी गंभीर और शांत हैं। मिस्टर दर, आप भी? बात ही कुछ ऐसी है। मिस्टर सुभाष सचमुच बहुत बड़े तपस्वी, माँ काली के सच्चे भक्त हैं। हमने बड़े बड़े सन्यासी महात्मा देखे, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा जो ना अपने परिवार, संसार, किसी से मोह न रखे। सुभाष सच में महान है। हमने भी तो आपको ध्यान साधना करते हुए देखा है। वो सचमुच एक अलौकिक आत्मा है। मिस्टर दर, आप भी तो ईश्वर को मानते होंगे। मानते हैं, पर यहाँ तो खुद ईश्वर का चमत्कार देख रहे हैं। लीजिए, माँ काली का प्रसाद है। आपके कल्याण के लिए चाचा सुभाष ने पूजा वैसे किया। धन्यवाद। सॉरी, हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अब हमें चलना चाहिए। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन मिस्टर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। ये भी ठीक रहा मिस्टर एमजे। काकू वेश बदल कर आते ही होंगे। माँ, वाइट आपका पैरा संभालिए। अच्छा वाइट है तो देखो शिशिर, कैसा रखता हूँ मैं? अरे वाह, पूरे पठानी का आपको बन गए हो। काले रंग की शेरवानी, नीला पजामा, सिर पर बेस टोपी, लंबी घनी दाढ़ी मूछे और पैरों में पंक्चू। वाह काकू वाह, अंग्रेजी हुकूमत तो क्या, हम सारे घर वाले मिलकर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। ओए लाले, क्या बोलती? हिला बिटिया कमाल का बंदा है। और काकू, आप तो सच में कमाल के इंसान हैं। आपकी जिंदा दिली और हौसले को मेरा सलाम। ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे बच्चों। चलो अब देरी मत करो,
अरे ये पठारी वेश उतारो और अंदर पूजा घर में जाकर लाल चादर ओढ़ कर बैठ जाओ। काकू, आपकी जापानी वाटर गाड़ी बाहर खड़ी है, उस पर एमजेड लिख दिया है। आपको मेन गेट से बाहर आकर गाड़ी के पीछे की सीट पे बैठना है। स्टीयरिंग सीट पे मैं बैठता हूँ। आपका सारा सामान रख लिया गया है, केवल गीता को छोड़कर। वो किसलिए? पठान गीता जो नहीं पढ़ते मिस्टर एमजेड। ओह, समझा। इसे तुम काफी समझदार हो। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। कम से कम जासूसों को तो नामात्र भी शक नहीं। उनके लिए तो आप ध्यान में लीन हो चुके हैं और बाबा के दोस्त मिस्टर एमजेड बाहर जा रहे हैं। कितनी देर में चल रहा होगा? अब ठीक 1 बजे, यानी 10 मिनट बाद एलगी रोड से रेस्ट डाउन और फिर हैरिसन रोड पार करते हुए हमारी गाड़ी ग्रांड ट्रक रोड पर दौड़ रही होगी। आपकी यात्रा को सफल बनाए। आप सबकी शुभकामनाएं लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मनीन्द्र को ठीक 10 दिन बाद यानी 26 जनवरी को मुक्त कर देना और मेरे गायब होने की घोषणा कर देना। तब तक मैं भारत की सीमाओं से बाहर जा चुका हूँ। वो सब हमें याद है काकू। आपकी साधना लक्ष्य रोजाना भोजन की थाली खाली का लौटना, माँ को सबका प्रसाद बांटना, ये सब कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे। हम ये प्रचार करते रहेंगे कि आप घोर तपस्या में बाधा न पड़े, इसलिए आप एकांत बने। भाभी माँ, आशीर्वाद। अब स्वतंत्र भारत की धरती पर ही मिल रहा और काबुल की गुप्त यात्रा में हर कदम पर कष्टदायी कांटे बिछे थे। थोड़ी सी भी चूक अनर्थकारी हो सकती थी। लेकिन कलकत्ता छोड़ने से पहले भी कष्टों की गंगा में बहुत जल बह चुका था। 1934 में जब सुभाष स्विट्जरलैंड से इलाज करवाकर लौटे तो नजरबंद कर लिए गए। फिर उन्हें यूरोप जाना पड़ा। रोम में भारतीय छात्रों से मिले, आयरलैंड में अनेक नेताओं से मिले, मुसोलिनी से भी भेंट हुई। सुश्री एमिली शेंकल के सहयोग से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। अप्रैल 1936 में जब भारत आ रहे थे तो जहाज पर ही उन्हें बंदी बनाकर यरवदा जेल में डाल दिया गया। देश भर में रोष फैल गया। सारे देश में सुभाष दिवस मनाकर उनकी रिहाई की मांग की गई। जनवरी 1938 हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उस समय उन्हें 106 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि वो 6 माह के अंदर भारत को स्वतंत्र कर दे। मतभेद बढ़ने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग दल बना लिया। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ देश के एक वीर नेता के रूप में सुभाष की पहचान बनी। अक्टूबर 1939 में लखनऊ की विराट सभा में उन्होंने सिंह गर्जना की। आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है और हम उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। 22 जून 1940 में बंबई जाकर उन्होंने वीर सावरकर से भेंट की। इससे पहले यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था। सुभाष ने युद्ध का विरोध किया। उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया और अगले ही महीने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। दिसंबर 1940 में बीमार अवस्था में उन्हें छोड़ा गया।
केंद्र में उपस्थित बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय सेना के प्रवासी जवानों, अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों, मेरा नाम आबिद हसन सफरानी है और मैं भी आप ही की तरह एक भारतीय हूँ। स्वतंत्र भारत केंद्र में उपस्थित कई साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं जो आप सबका स्वागत करेंगे। श्री NC नाम्बियाल जो नामी पत्रकार हैं और दूसरे साथी हैं अहिंसा और सत्याग्रह के महान पुजारी महात्मा गांधी के अनन्य भक्त श्री NG गणपुले। हमारे अलावा कांता राव, श्री हबीबुर रहमान और अनेक साथी सभा में मौजूद हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब श्री औलेंदो मकसूदा के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। हमने इन्हीं की ओर से आपका स्वागत किया है। अब मैं श्री औलेंदो मकसूदा से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभा के सभापति के रूप में हमारा अभिवादन स्वीकार करें। हमारे सभापति से आप और हम खूब परिचित हैं। आज तक इनका नाम श्री औलेंदो मकसूदा था, पर अब वो नहीं रहा, क्योंकि ये जन जन के हृदय सम्राट श्री सुभाष चंद्र बोस हैं, जो ब्रिटिश सरकार की आंखों से बचकर मातृभूमि की रक्षा के लिए 9 महीने पहले कलकत्ता से गायब हुए। अब हम राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। भारत बाहर जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब दरबारे आशा सूरज बनकर जग कर सबके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आज मैं भारत माता की गोद से हजारों मील जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपके बीच खड़ा हूँ। मुझे खुशी है कि आज भारत माता को साक्षी मानकर आप सबके सामने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रतिज्ञा एक बार फिर से दोहराता हूँ, जब तक भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, देश के लिए मर मिटेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, आजादी लेकर रहेंगे। भाइयों, अभी हमने स्वतंत्रता के महानायक हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत माता की इस महान सपूत के बाद राष्ट्रीय सेवा की शिक्षा लेने का अवसर मिला। सुभाष हमारे नेता हैं, हम उनके प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और आज से हम हमारे नेता को सम्मान पूर्वक नेताजी कहकर ही पुकारेंगे। हमें स्वीकार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों, कुछ देर पहले अपने मन के आपको ये कैसा लगा? अत्यंत मोहक, अत्यंत सशक्त, भारत की एकता का बीज मंदिर जैसा। सुनते जैसे मन और दिमाग में नई चेतना का जागरण हुआ। मुझे विश्वास है जय हिंद का मंत्र हर भारतवासी को नई चेतना से भर देगा, नए प्राणों का संचार करेगा। यही हमारी विजय का अमर संदेश है। जय हिंद के दो शब्द स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को अथक साधना का रहस्य। अब हम सब प्रत्येक भारतवासी उठते बैठते सोते जागते आपस में मिलने पर अभिवादन के रूप में जय हिंद का पवित्र उद्घोष दोहराते रहना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमें राष्ट्र नेता मिले, राष्ट्र गान मिला, राष्ट्रीय ध्वज मिला, राष्ट्रीय पिता मिले, राष्ट्रीय संबोधन जय हिंद भी मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत अनेक भाषाओं का विशाल राष्ट्र है, लेकिन हिंदी भाषा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको आपस में जोड़ती है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रचलित होगी। भाइयों, आज हमारा मन खुशी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भारत के राजनीतिक उद्धार के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें नेताजी जैसे महान सेनापति मिला, उनका कुशल नेतृत्व मिला। नेताजी ने हमें 5 अनमोल वरदान दिए। जय हिंद का सशक्त पावन और लोकप्रिय अभिवादन, तिरंगा झंडा जिसको छलांग लगाता हुआ शेर अधिचिन्ह के रूप में अंकित है, जो स्वतंत्रता संग्राम की सत्यता का प्रतीक है। तीसरा वरदान है राष्ट्रगान, जो भारत माता की वंदना ही नहीं, हमारी एक सूत्रता का अमृत गान है।
चौथा है स्वाधीनता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का पवित्र संबोधन। और पांचवा है राष्ट्रभाषा हिंदी। साथियों, फ्री इंडिया सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी जिन कुशल और निष्ठावान लोगों ने लिए वे आपके सामने हैं। इस अवसर पर हम आदरणीय हर हिटलर और उनके सूचना विभाग के निदेशक डॉक्टर एडम वॉन ट्रॉट और उनके सहयोगी मिस्टर अलेक्जेंडर बर्ग का भी आभार प्रकट करते हैं। उनके सौजन्य से जर्मनी के सूचना विभाग में भारत विभाग खोल दिया गया है। जर्मन सरकार ने हमारे सेंटर को भारतीय विदेशी दूतावास का दर्जा दिया है और उसके सभी सदस्यों को राजनीतिक कूटनीतिकों की सभी सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है। अब आप सब हमारा प्यारा नारा 3 बार दोहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। रात भर जागकर उन्होंने अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र तैयार किया। अभी हमारे लिए आसान नहीं था। ये घोषणा पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, इसमें भारत के स्वाधीनता संग्राम की भावी दिशा का संकेत है, साथ ही इस महापुरुष की जीवन साधना का निचोड़ भी है। मिस्टर ये देखिए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र सुनकर ही लोग आ गए। लेकिन हमने तो चुने हुए लोगों को ही बुलाया था और तो अभी से भर गया है, लोगों की भीड़ आती ही जा रही है। मिस्टर ये लोगों का जोश तो उस दिन भी दिखाई दे रहा था जब 4 जुलाई को सिंगापुर के सवांग हवाई अड्डे पर जापानी विमान का दरवाजा खोलते ही नेताजी प्रकट हुए। आइए डॉक्टर। धन्यवाद आबिद भाई। सचमुच भारत की स्वाधीनता का सपना सच हो रहा है। लोगों को कहना है कि पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों ने जिस जोश और उल्लास के साथ नेताजी के आदेश का पालन किया, भारत के इतिहास में सन 1857 के बाद न तो कभी ऐसा देखा गया और न ही कभी सुना गया। डॉक्टर लक्ष्मी, कितनी देरी है कार्यक्रम प्रारंभ होने में? महोदय, मैं वही तो बताने आई हूँ कि 10:30 बज गए हैं। नेताजी और माननीय राष्ट्रबिहारी बोस जल्दी ही आप पहुँच रहे हैं और हाँ, आपको सभा का संचालन करना है। अमित भाई, आप जल्दी करो। डॉक्टर लक्ष्मी, आप उधर महिलाओं का मोर्चा संभालें। भाइयों, बहनों, नौजवानों और पड़ोसी देशों के अच्छे मित्रों, भारत माता के वो लाडले सपूत, महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं। आप गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करें। बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने अस्थायी आजाद हिंद सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इसलिए मैं नेताजी से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वे अपने पद की शपथ ग्रहण करें। आपने मुझ पर भरोसा कर मुझे एक भारी जिम्मेदारी दी है। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि भारत के 38 करोड़ देशवासियों को आजाद कराने के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों, नेताजी द्वारा आज अभी आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया गया है। अब वे मंत्रियों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलवाएंगे। मंत्रीगण इधर आगे आए और शपथ ग्रहण करें। हम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि भारत देश आजाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठापूर्वक त्याग की भावना से अपने जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते
लड़ते रहेंगे। कैप्टन लक्ष्मी, आपके महिला वर्ग से हमें क्या सहयोग चाहिए? नेताजी, हम में सभी काम कर सकती हैं जो हमारे भाई लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि रेड क्रॉस यूनिट के साथ साथ हमारी बहनों को भी सेना में शामिल कर लिया जाए। आजादी के लिए हम सब से अपनी आहुति देने को तैयार हैं। आप ठीक कहती हैं कैप्टन लक्ष्मी। हमारी मातृशक्ति ने कभी भी कोई भी काम में कोई कमजोरी नहीं दिखाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश का कोई भी समुदाय आजादी में अपना खून बहाने से वंचित न रह जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजाद हिंद जिंदाबाद। आजाद हिंद जिंदाबाद। नेताजी, हमारी बहनें देश पर मर मिटने को तैयार हैं। हम बस आपके आदेश का इंतजार हैं। समझो महिला रेजिमेंट की स्थापना हो गई। मैं घोषणा करता हूँ, महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट होगा। आजाद हिंद जिंदाबाद। आजाद हिंद जिंदाबाद। वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे। जो भी बहनें रेजिमेंट में भर्ती होना चाहती हैं, वो यहाँ आकर इस कागज पर अपना नाम लिखें। तेरह बहनों, ये केवल औपचारिक स्वीकृति का पत्र ही नहीं, बलिदान का शपथ पत्र है। उस पर हस्ताक्षर स्याही से नहीं, खून से होते हैं। सबसे पहले मैं अपने हस्ताक्षर करूंगी। अपने दफ्तर चलो, लीजिए। रानी झांसी रेजिमेंट की सूची प्रस्तुत है। बहनों, आपके खून से हस्ताक्षर किए गए बलिदान के इस पवित्र कागज को मैं अपने माथे से लगाता हूँ और गर्व के साथ ऐलान करता हूँ कि महान भारत की रणचंडियां दुश्मन को ललकार रही है। उनका खून इस बात का गवाह है, दुश्मन जल्दी पराजित होगा और हमारा देश आजाद होकर ही रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Gate bomber at 8:15 a.m. local time. The bomb exploded above the city and caused the destruction of roughly 5 square miles of land. Not only that, but 70,000 people were injured and 70 to 80,000 more were instantly killed. Japan remained steadfast in their refusal to bow to pressure. 3 days after the Hiroshima bombing, the country was still attempting relief efforts when the boxcar bomber dropped the Fat Man bomb on Nagasaki at 11:01 a.m. on August 9th. The bomb missed its intended target, but the explosion above Nagasaki killed between 40 and 75,000 people instantly. While burns and radiation poisoning were immediate health problems caused by the bombs, the effects of both explosions were felt for years to come. Cancers and other diseases plagued the population in the decades following the attacks. The American government prepared for the possibility of further nuclear attacks. जापान अमेरिका गैंड ऑफ की आग से झुलसकर बिल मिला रहा था। रूस ने मंचूरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वहां से जापानी सेनाएं भाग रही हैं। इधर रंगून के बाद ब्रिटिश फौज सिंगापुर की ओर बढ़ने की तैयारी में। अय्यर साहब, ये समझ नहीं आ रहा है आखिर रूस ने मंचूरिया पर धोखे से हमला क्यों किया? जापान के साथ तो उसके संबंध काफी अच्छे थे। रूसी लोगों का दिमाग आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है साहब। हमारे नेताजी आज भी भारत के लिए रूस की सहायता में विश्वास कर रहे हैं और जापानी चरित्र को हम देख ही रहे हैं। नेताजी जन्म से आशावादी हैं। हो सकता है वो अभी जापान से गए उनकी मुलाकात करें। हमारे श्रीमान तो रूस की बुराई सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब तो हमें ये देखना है कि हमारा फायदा किस बात में। रूस ने जापान पर हमला कर दिया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम भी रूस को अपना दुश्मन बना लें। मैं पहले ही जानता था अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर हुकूमत का पागलपन सवाल है। कोई भी गलत काम करने से नहीं चुकेगा।
हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंककर उन्होंने अपनी हिंसक बर्बरता साबित कर दी। हम समझ सकते हैं जापान के सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन श्रीमान, अमेरिका और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहने की हालत तो हमारी भी नहीं। वो मैं जानता हूँ, सामान की कमी के कारण हमारी आईएनए युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी, बल्कि आजादी की हालत को जगाए रखेगी। सच तो ये है, केवल वही से हारी है, उसको हारा हुआ मान लेती है। लेकिन महादेवन, हमें सबसे ज्यादा चिंता तो आप ही की है। यदि आप सिंगापुर में ही रहते हैं तो सैनिकों के साथ बंदी बना लिए जाओगे। मैं तो अपने साथियों के साथ ही रहना चाहूंगा। अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करने के अपराध में अगर मुझे बंदी बना लिया गया और गोली मारने का आदेश दिया गया तो पूरा भारत खड़ा होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। कैप्टन रेजिमेंट की लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आपने क्या व्यवस्था की? सिंगापुर में लगभग 500 लड़के हैं। उनमें से कोई भी अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहते। वो सब अपने मौलवी भाइयों के साथ गिरफ्तार होना चाहते हैं। दीवान को आपको भी बुला रही है। अभी क्यों? रेजिमेंट की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई का नाटक खेल रही है। आपके चलते इन लड़कियों को हौसला बढ़ेगा। ऐसे हालात में जबकि बहुत सिर्फ मंडरा रही है, मनोरंजन की क्या तुक है? भैया यही सही समय है। मनोरंजन से हमारे दिल और दिमाग हल्के होंगे तो निर्णय लेने में आसानी होगी। लेकिन श्रीमान, आपके विषय में तुरंत कुछ निर्णय होना बहुत जरूरी है। वो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय करेंगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। आप लोग विचार करें, बना करें। चलिए। कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाए जब कदम कदम बढ़ाए। हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं, अब उठा चुकी तलवार। हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं, हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पाँव को धरती। हम मरने से नहीं डरती, नहीं पीछे पाँव को धरती। आगे ही आगे बढ़ती, आगे ही आगे बढ़ती, दस कमर हुई तैयार। हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं। अय्यर साहब, कुछ जापानी अधिकारी नेता से मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे हाँ साथियों, क्या निर्णय रहा? ये जापानी सेना के अधिकारी आए हैं। इनका कहना है कि आप किसी अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि आप उचित अवसर पर वापस आकर आजादी का संघर्ष पुनः प्रारंभ कर सकें। जापान सरकार का प्रस्ताव विचार करने योग्य है। क्या प्रस्ताव? सिंगापुर हवाई अड्डे पर जापानी कंपन विमान खड़ा है। उसके दौरान बैंकॉक जाएंगे, वहाँ से अगले दिन टैगोर, उसके बाद आप आगे के लिए उड़ान जाएंगे। भैया, मैं ठीक रहेगा। मंचूरिया से आगे मुझे मास्को भेज दिया जाए। वहाँ मैं कोई नया रास्ता निभा ही लूँ। श्रीमान, आप अपने साथ चले जाना चाहेंगे? आप अभी बात जनरल प्रीतम सिंह और विकास मेरे साथ पहुँचे थे। मेजर आमिर हसन और देवनाथ दास को हम बैंकॉक के साथ चलेंगे। जनरल ऐसे किया नहीं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहेंगे। आप सारी व्यवस्था करवा दीजिए। हमारे सैनिकों के लिए क्या आदेश समावेश होगा? बहुत जरूरी आदेश है, लिखो। मेरे प्यारे वीर जवानों, दिल्ली पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं और दिल्ली पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के लिए कोई संदेश? वो भी लिखो। मेरे प्यारे देशवासियों, इस संकट की घड़ी में मुझे एक ही बात कहनी है। आपने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए जो सहयोग किया है वो भारत के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। हमारी इस अस्थायी विफलता से आप लोग जरा भी निराश न हो। आपने जो हमें सहयोग किया है उससे हमारा हौसला बढ़ा है और दुश्मन का हौसला पस्त हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग अवश्य स्वतंत्र होंगे। जय हिंद। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय। साथियों, मैं अपने जीवन में अनेक बार अज्ञात भविष्य की ओर यात्राएं कर चुका हूँ। इस बार फिर
एक अज्ञात लक्ष्य की ओर अभियान शुरू कर रहा हूँ, एक नए अग्निपथ की ओर। मेरा विश्वास करें, हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए तू शेर